अब न बात सियासत की होगी न किसी रियासत से जुड़ी होगी। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी, आपके मुद्दों और आपकी समस्याओं की। हम समस्याओं को उठाएंगे, सिस्टम को जगाएंगे, क्योंकि ये है आपका अपना चैनल। भोपाल के पास सीहोर जिले में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ है बड़ा असर। नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन कर रहे माफियाओं को लेकर विस्तार विशेष में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके बाद सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया और इछावर खनिज विभाग के सब इंस्पेक्टर और 2 होमगार्ड्स को लाइन अटैच कर दिया है। विस्तार न्यूज ने दिखाई थी खबर, नर्मदा के गुनहगारों पर पड़ा असर। जी हां, विस्तार न्यूज ने नर्मदा के सीने पर चल रहे रेत खनन का मुद्दा पूरी ताकत से उठाया था। बताया था कि कैसे बरसों से खनिज विभाग में जमे बैठे अधिकारियों की मिलीभगत से नर्मदा का सीना छलनी किया जा रहा है। सीहोर में धड़ल्ले से रेत का अवैध कारोबार जारी है। रेत माफिया निर्मम तरीके से नर्मदा का सीना छलनी कर रहे हैं। कई ऐसे घाट हैं जहां दिन रात रेत माफिया की मशीनें नदी के बीच से रेत निकाल रही हैं, लेकिन खनिज विभाग की नजर इन पर नहीं पड़ रही। खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने संज्ञान लिया और जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई का आदेश कर दिया। खबर का असर, खनिज सब इंस्पेक्टर संतोष सूर्यवंशी को लाइन अटैच किया। 2 नगर सैनिक को जिला होमगार्ड में लाइन अटैच किया। नगर सैनिक ओमकार सिसोदिया और सुरेश शास्ता पर हुई कार्रवाई। रेत के अवैध खनन में लगे थे नगर सैनिकों के ट्रैक्टर और डंपर। सब इंस्पेक्टर पर रेत माफिया से मिली भगत का आरोप। विस्तार न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद सीहोर से लेकर भोपाल तक हड़कंप मचा और तत्काल कार्रवाई हुई। अब उम्मीद है कि नर्मदा के अस्तित्व को बचाने के लिए जारी विस्तार न्यूज की मुहिम सफल होगी और हम अपने वादे पर खरा उतरेंगे, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि ये आपका अपना चैनल है। विस्तार न्यूज के लिए सीहोर से अक्षय शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के पन्ना की। यहाँ आंगनबाड़ियों में बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को ऐसा खाना खिलाया जा रहा है जो ना तो स्वाद में बेहतर है और ना ही सेहत के लिहाज से भी ठीक है। देखिए भ्रष्टाचार का ऐसा खेल जिसमें स्व सहायता समूह मासूमों के मुंह से निवाला छीनने से भी परहेज नहीं कर रहे। आंगनबाड़ी में बच्चों की सेहत पर वार, बच्चों के खाने में कर रहे भ्रष्टाचार। पापड़ जैसी रोटी, पानी जैसी दाल, किस्मत वाले होंगे तभी इसमें दाल मिलेगी, और खिचड़ी ऐसी कि देखकर ही भूख भाग जाए। लेकिन यही खाना पन्ना के अजगल की कई आंगनबाड़ियों में परोसा जा रहा है। खाना ऐसा है कि बच्चे खाने के बजाय थालियों में छोड़ रहे हैं। घटिया क्वालिटी और बेस्वाद भोजन बच्चों को परोसा जाता है। पराठा सब्जी नहीं मिलती है। क्यों? पराठा नहीं मिलता। कभी शिकायत नहीं की आपने? हमें मीनू के हिसाब से यही मिलता था। तो मीनू कहाँ बना है आपका? तो चाट कहाँ बना है? चाट नहीं बना। तो आपको मालूम नहीं है? आपको कितने समय हो गया है नौकरी करते हुए? 12 साल। 12 साल में जी खाना मिल रहा। इतना ही नहीं, वैसे तो सरकार की ओर से हर दिन अलग अलग भोजन देने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ की आंगनबाड़ियों में हर दिन का मेन्यू यही है। दिन कोई सा भी हो, आएगा यही दाल रोटी और खिचड़ी। मैडम आज कौन सा दिन है और क्या आना चाहिए? खाने में क्या आया है? क्या है आज? कौन सा दिन है सर? पहले तो नहीं, आज कौन सा दिन है? शनिवार है सर। खाने में क्या आना चाहिए? नाश्ते में खिचड़ी आई है। क्या आना चाहिए सर? जो है सर वही आता है। क्या आया आज? आज सब्जी रोटी आई है और खिचड़ी आई है नाश्ते में, खाने में सब्जी रोटी। और पहले मेनू में क्या आता था? मतलब कैसे? कोई सर ऐसे ही आता था, पराठा कभी नहीं आया सर।
आंगनबाड़ियों में मां शारदा और जय अम्बे स्वयं सहायता समूह के पास इन बच्चों को खाना देने की जिम्मेदारी है, जो भ्रष्टाचार कर बच्चों के निवाले पर भी डाका डाल रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये गंभीर मसले पर भी अधिकारी अपना मुंह नहीं खोल रहे। अजयगढ़ की आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर देखा, वहां पर बच्चों को भोजन सही नहीं मिल रहा है, मीनू के हिसाब से नहीं मिल रहा है। जब हमने वहां की कार्यकर्ताओं से पूछा तो उनका कहना है कि सर हमेशा एक ही सा खाना आ रहा है, जिसके कारण बस बच्चे खाना नहीं खाते हैं। फिर इस संबंध में हमने महिला बाल विकास के अधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि मैं इस संबंध में कोई भी इंटरव्यू नहीं देंगे। विस्तार न्यूज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष से बात की। उन्होंने जल्द ही अधिकारियों से बात कर व्यवस्था में सुधार करने का भरोसा दिलाया। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आंगनबाड़ी प्राथमिक शाला होने के साथ साथ बच्चों के पोषण के लिए बनाई गई हैं। यहाँ बच्चों के पोषण की पूरी जिम्मेदारी सरकार निभाती है और इन आंगनबाड़ी के माध्यम से अगर इन आंगनबाड़ियों में हमारे जो समूह हैं जो भोजन बनाते हैं और वो मेनू के हिसाब से नहीं बनाते हैं तो इन पर निश्चय ही कार्रवाई की जाएगी। कुपोषण दूर करने के लिए आंगनबाड़ियों में पोषण आहार की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन क्या ऐसे में कुपोषण दूर होगा या फिर पोषण आहार स्वयं सहायता समूहों को पोषण देता रहेगा? विस्तार न्यूज के लिए सौरभ साहू की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे स्व सहायता समूह थोड़े से लालच के चलते बच्चों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, मगर अधिकारियों को ये सब नज़र नहीं आता। क्या महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी भी इस गोरख धंधे में शामिल हैं? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी है, लेकिन इस स्मार्ट सिटी की पोल घंटे भर की बारिश में ही खुल जाती है। हर साल मानसून में शहर के ज़्यादातर इलाके पानी पानी हो जाते हैं। क्या है इस शहर के डूबने की वजह? देखिए विस्तार न्यूज़ की ये खास पड़ताल। नालों की यही कहानी, बस घंटे भर की बारिश, राजधानी पानी पानी। रायपुर स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि नाला भी स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन ये नाले शहर की स्मार्टनेस को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। कसूर उनका भी नहीं है, क्योंकि बेजा कब्जा और अवैध अतिक्रमण के चलते नालों का भी दम घुट रहा है। राजधानी रायपुर में प्री मानसून की बारिश ने ही कई क्षेत्रों को डुबा दिया था और राजधानी को डुबान क्षेत्र यानी कि टापू बनने की एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर अवैध अतिक्रमण नालों पर हो गया है। तस्वीर आप देखिए, ये राजा तालाब पंडरी का इलाका है जहाँ पर अवैध अतिक्रमण का खेल ऐसा खेला गया है कि जो 20 से 25 फीट तक का नाला हुआ करता था वो नाला महज 5 से 10 फीट का रह गया है। और इसी तरह की तस्वीर आपको राजधानी के अधिकांश इलाकों में देखने को मिलेगी। और इस अतिक्रमण के कारण जो पानी शहर के ट्रीटमेंट का पानी होता है, जिसे खारून नदी में मिलाया जाना चाहिए, वो बीच में ही रुक जाता है क्योंकि नाले सकरे हैं। और इसके कारण से आलम यह होता है कि हर साल राजधानी रायपुर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। नाले सिकुड़ रहे हैं, नालियों में तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि ये नाले अतिक्रमण की चपेट में आकर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। रायपुर में बड़े नालों की संख्या 20 से ज्यादा है, छोटे नालों की संख्या 100 से ज्यादा है। फिर भी बरसात में हो जाता है जल भराव। शहर में 150 के आसपास नाले हैं, लेकिन घंटे भर की बारिश में राजधानी जैसे तैरने लगती है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है, क्योंकि नाले तो हैं, लेकिन इन पर अतिक्रमण इस कदर है कि बारिश के पानी को खुद में समेट ही नहीं पा रहे। सद्दू के छोकरा नाले पर कब्जे का खेल है। प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट के चलते नाला पटा है। शहर का मुख्य अरमान नाला भी हो गया है गायब। राजा तालाब, पंडरी, शंकर नगर में नाले पर बन गए हैं मकान। चिंगरी नाले का अस्तित्व भी खतरे में है। नालों में कचरे का अंबार है, हर तरफ कब्जा है। करीब करीब समझ लीजिए भाई, पुरानी समस्या तो बहुत पुरानी समस्या है। और वहाँ से जो अरमान नाला है जो वो फूकता है, और पीछे में ये दीवार को वहाँ पर हटा दिया गया है, वहाँ से पूरा पानी रोड में आता है। और ऊपर नेशनल अपना जो वो है ओवरब्रिज है,
ओवरब्रिज का जितना पानी फ्लो और अमन नगर की सारी नालियों का पानी इधर डाइवर्ट होता है। उधर डाइवर्सन अगर होता है, उसका डाइवर्ट होता है तो आधा हो जाता पानी। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अब इतना चौड़ा पानी, अब ये नाला है, नाले में आप समझ लीजिए 2 फीट बाई 3 फीट ऐसा छोड़े हैं, तो इतनी चौड़ाई का पानी इतने से मुहाने से कैसा निकलेगा? वो पूरा भरता है, तो पूरी 2-3 गलियों में पानी भरा रहता है 1-1 फुट। हालात ये हैं कि अब कॉलोनियों में लोग जलभराव की समस्या से परेशान हैं। प्रोफेसर कॉलोनी, शंकर नगर, मोवा सद्दू, गुढ़ियारी, जल विहार कॉलोनी, बंधवा पारा, ब्राह्मण पारा, कंकाली पारा, आमा पारा, बूढ़ा तालाब, संतोषी नगर समेत कई इलाके इस समस्या से जूझ रहे हैं। हाँ, सकरा होना भी बड़ी वजह है, क्योंकि वहाँ घेराबंदी सब वो कर लिए हैं और ये अपना एरिया राजीव नगर वाला अपना एरिया देना नहीं चाहता चौड़ा करने के लिए। बस्ती वाले तो अपना मकान बना लिए हैं। यही कचड़े का परेशानी है, बस सबसे ज़्यादा मच्छरों का परेशानी है। नाले का सफाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नाला छोटा है तो वो तो पानी जाएगा, भरेगा ऐसा। अब ये शुरू से जब से मैं इधर 7-8 साल हो गए देख ही रहा हूँ, वैसे ही है। रायपुर शहर के गंदे पानी को नाले के जरिए शहर के बाहर निकाला जाता है, लेकिन नालों की जमीन पर अतिक्रमण है, जिससे नालों का रास्ता सकरा हो गया है। शहर के बड़े नालों का ये हाल है कि वो अब छोटी नाली का आकार ले चुके हैं। जगह जगह नालों में कब्जा होने के कारण भी एक है, जब भारी बरसात होती है तो आसपास का जो क्षेत्र है वो डुबान आ जाता है, जिसमें आपका शंकर नगर, जनता कॉलोनी, सेक्टर 2, राजीव नगर का कुछ हिस्सा, गांधी नगर का कुछ हिस्सा, ये भारी बारिश में नाला का पानी ऊपर आने के कारण ये डुबान यहाँ पे होता है। हालात बिगड़ रहे हैं, नाले सिकुड़ रहे हैं और बारिश में शहर के कई इलाके पानी पानी हो जाते हैं। समाधान कुछ नजर नहीं आता, लेकिन सियासत जरूर पूरे जोर शोर से होती है। समय रहते उन नालों की सफाई नहीं हो पाती, ये सबसे बड़ा कारण है। नाला अगर जाम रहेगा तो जो बारिश का जल आता है फिर वो निकासी नहीं हो पाती, तो वो जल भराव के रूप में हमको उसका परिणाम देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण ये भी है कि नाला सकरा हो गया, कई नालों में कब्जे हो गए, कई नालों में बहुत जगह अवैध कब्जा कर लिया गया है, कई लोग ने अपना घर का बड़ा बड़ा पाटा बना लिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से जल भराव स्थिति हम लोग को देखने को मिलती है। जमीन के लालच में नालों के अस्तित्व को चुनौती दी जा रही है। जरूरत सख्ती से नालों के अतिक्रमण को हटाने की है, ताकि ये नाले जीवित रहें और शहर बारिश के सीजन में भी सुकून की सांस ले सके। समय समय पर जब रायपुर में आबादी बढ़ी तो लोगों ने नाले के आसपास और अगल बगल जो है वो कब्जा करना शुरू किया और आलम ये हो गया है कि 80 से 100 फीट, मेरे पीछे जो आप नाला देख रहे होंगे, ऐसे ही नाला पूरे शहर भर में थे, लेकिन अब वो महज 20 से 25 फीट के ही रह गए हैं। इसके अलावा बड़ी वजह यह भी है कि तमाम जो बड़े रसूखदार हैं उनके प्रोजेक्ट नाले के इर्द गिर्द चल रहे हैं, जिसके कारण से बेतहासा और बिना किसी संकोच के यहाँ पर अवैध कब्जे भी हो रहे हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। तो देखा आपने कैसे नालों पर अवैध अतिक्रमण के चलते बारिश में रायपुर शहर की हालत खराब हो जाते हैं। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। कभी यहाँ सड़कों के दोनों ओर ग्रीन बेल्ट और चौड़े चौड़े फुटपाथ हुआ करते थे, लेकिन अतिक्रमण की चपेट में अब ये फुटपाथ नजर ही नहीं आते। आखिर कहाँ गायब हो रहे हैं ये सारे के सारे फुटपाथ? देखिए हमारी ये खास पड़ताल। राजधानी में कहाँ गायब हुए फुटपाथ? अतिक्रमण करने वालों पर किसका हाथ? ये वही भोपाल है जो चौड़े फुटपाथ और सड़कों के दोनों ओर ग्रीन बेल्ट के लिए मशहूर था, लेकिन फुटपाथों के सीने पर अतिक्रमण का ऐसा खंजर चला कि आज फुटपाथ कहीं नजर नहीं आते। राहगीरों के चलने के लिए बनाए गए ये फुटपाथ अब रोजमर्रा के धंधे करने वालों का ठिकाना बन चुके हैं और लोग जान खतरे में डालकर सड़क पर चलने को मजबूर हैं। राजधानी भोपाल में इस तरह के चौड़े चौड़े फुटपाथ हुआ करते थे और लोग इन पर सुरक्षित आया जाया करते थे, लेकिन अब ये फुटपाथ अतिक्रमण का शिकार हो चुके हैं। इन फुटपाथ पर कारोबारियों की नज़र है।
इन फुटपाथ पर वो तमाम धंधे हो रहे हैं जो कि अवैध हैं, जिनको फुटपाथ पर नहीं किया जाना चाहिए। जिम्मेदार है तो कौन? नगर निगम और वो तमाम एजेंसियां जो समय रहते इस तरह के अतिक्रमण नहीं हटाती हैं, जो कहीं ना कहीं इसी फुटपाथ पर जमे हुए हैं। अगर मुझे सुरक्षित फुटपाथ से उस फुटपाथ पर जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? मुझे सड़क पर आना ही होगा और अपनी जान जोखिम में डालना होगा। राजधानी भोपाल में 2000 के बाद से अतिक्रमण का जाल ऐसा तेजी से फैला कि पूरे शहर में धंधा पानी करने वालों का वो नया शहर रास आने लगा और अपना धंधा चमकाने के लिए ग्रीन बेल्ट और फुटपाथों पर कब्जा कर लिया गया। इस समय हम उस रोड पर हैं जिसे शाहपुरा रोड कहा जाता है। प्रशासन अकादमी से आगे शाहपुरा लगता है। इस रोड के हाल देखिए आप, फुटपाथ पर कोई कैसे चलेगा। जिस बांस कारोबारियों को यहाँ से हटाया गया था वो पूरी तरह तो नहीं हटे, उन्होंने सड़क के दूसरी ओर कब्जा कर लिया और वहाँ से अपना धंधा चमकाने लगे। आगे अगर हम देखेंगे तो आगे भी इन्हीं की देखा देखी बाकी लोगों ने सड़क के दूसरी ओर फुटपाथ पर कब्जा कर लिया है, जिसमें फ्लावर पॉट के धंधे होते हैं, वहाँ पर ठेले लगते हैं, वहाँ पर दीगर व्यवसाय भी काफ़ी संख्या में होते हैं। लेकिन ऐसे में जब जनता यहाँ से चलती है तो अक्सर दुर्घटना का शिकार हो जाती है। लोग परेशान हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इन फुटपाथ के अतिक्रमणों को हटाने वाला जो नगर निगम है, उसके जो अफसर हैं, कभी कान और ध्यान देने की कोशिश ही नहीं करते। फुटपाथों की ये हालत शहर के हर कोने में है। बांसखेड़ी तिराहा ही नहीं, आगे भी सूरत हाल कुछ ऐसा ही है। हम अगर आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ भी फुटपाथ अतिक्रमण का शिकार हो चुके हैं। तो ये बड़ी समस्या है। लोग जो है इससे परेशान हैं, आजिज़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर जिन एजेंसियों को कार्रवाई करनी है, जैसे कि नगर निगम, इसके अलावा जिला प्रशासन, वो ध्यान नहीं देते। आपको वो दौर भी याद होगा जब राजधानी परियोजना प्रशासन यहाँ हुआ करता था। उस दौर में जो सख्ती दिखाई देती थी वो अब एक दशक से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पराठा कॉर्नर है, यहाँ जो है छोले कुलचे वाले हैं, यहाँ पर इडली सेंटर है, यहाँ पर आपको वो हर चीज़ मिलेगी, मोमोज़ वाला जो है। ये लगभग साल भर यही तस्वीर हमको दिखाई देती है। यही वजह है कि लोग इस सड़क से आते जाते दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। विस्तार न्यूज की टीम जहांगीराबाद में छोटे तालाब के खूबसूरत किनारे पर पहुंची तो यहाँ से खूबसूरती गायब हो गई थी। फुटपाथ पर लगे अवैध बाजार ने यहाँ की खूबसूरती पर जैसे ग्रहण लगा दिया। इस समय हम हैं जहांगीराबाद क्षेत्र में, जो कि इस राजधानी की भी अतिक्रमण की राजधानी कही जा सकती है। सड़क के चारों ओर अतिक्रमण ही अतिक्रमण। फुटपाथ तो जैसे गायब ही हो गया है और नगर निगम के जिम्मेदार, जिन्हें राजधानी की इस खूबसूरती को मेंटेन करना था, तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह इस सड़क पर समानांतर दोनों ओर अतिक्रमण ही अतिक्रमण है। आप देखिए, ये कपड़े वाले, ये जो है फल वाले, जूस वाले, ये पूरा वो पैसेज है जिस पर लोगों को चलना चाहिए, सुरक्षित उनको जो है आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होता धंधा है और ये तस्वीर साल भर हमको दिखाई देती है। बस ये है कि दुकानें बदलती रहती हैं। ये इस सीज़न के बाद जब ठंड का सीज़न आएगा तो इसी जो फुटपाथ पर गर्म कपड़े लग जाएंगे। इसके बाद जब दूसरा सीज़न आएगा तो यहाँ जूस के जो है ठेले खड़े होने लगेंगे, जूस की दुकानें खुल जाएंगी। तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का ये क्षेत्र है। सड़क के दोनों ओर, उस तरफ भी अगर हम कहेंगे तो वहाँ पर पूरे फुटपाथ पर सेकंड हैंड गाड़ियों का मार्केट है और उसने सड़क तक पूरा कब्जा कर रखा है। पूरे मार्केट में जो यही स्थिति है। और इस तरफ यहाँ से होना तो ये चाहिए था, छोटे तालाब का खूबसूरत नज़ारा जनता को दिखाई देता, लेकिन हो ये रहा है कि उस नज़ारे को पहले ही इस अतिक्रमण ने रोक दिया है। लोग उस खूबसूरती को देख ही नहीं पाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये किसकी शह पर हो रहा है। लोगों की जान खतरे में है और अवैध रूप से कब्जा करने वाले फुटपाथों को खत्म करने पर तुले हैं। जब ये लोगों को नजर आता है तो प्रशासन को क्यों नहीं? क्यों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है? अब देखना होगा कब शहर के फुटपाथ इन अतिक्रमणकारियों के चंगुल से आजाद होंगे और शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाएंगे। श्याम सिंह तोमर, भोपाल, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुंगेली की जीवनदायिनी आगर नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।
कभी इस नदी में नाव चलती थी, लेकिन आज ये नदी एक नाले में तब्दील हो गई है। आगर नदी की इस दुर्दशा के लिए कौन है जिम्मेदार, देखिए हमारी ये खास खबर। यह है मुंगेली की जीवनदायिनी नदी आगर। आगर आज अपने जीवन की भीख मांग रही है। गंदगी और कचरे ने आगर के आंचल को मैला कर दिया। कभी निर्मल बहने वाली आगर आज एक नाले में तब्दील हो गई। मुंगेली की जीवनदायिनी कही जाने वाली आगर नदी का आज अस्तित्व खतरे पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये नदी है, ये नदी ही है, ना कि गंदी नालियाँ या नाले। आप देख सकते हैं जिस प्रकार इसमें जो गंदगियाँ शहरवासियों के द्वारा डाल दिया गया है, जिसे डालकर पूरी तरीके से इस नदी को प्रदूषित कर दिया गया है। शहर के नालों का गंदा पानी आगर की स्वच्छता के लिए काल बना तो गंदगी और कचरे ने नदी के स्वरूप को बिगाड़ दिया। नदी सिमटती जा रही है, धारा कम होती जा रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा, जबकि ये वही नदी है जिसमें कभी नाव चलती थी। यहाँ का पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता था। इसके पहले भी कई बार आवाज़ उठा चुका हूँ कि मुंगेली में यहाँ पे वाटर लेवल के लिए वो होना चाहिए ताकि हमारा पानी का वाटर लेवल बना रहे। प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित होनी चाहिए। नदी में साफ सफाई, गंदगी और वाटर लेवल के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। हम लोग जब छोटे थे तो इसी नदी में नहाते थे, तैरते थे, डुबकी लगाते थे। पानी इतना साफ रहता था कि पीने के काम आता था। मगर देखते देखते हम लोगों को देखते देखते ये नदी मरने लगी। मुंगेली में बहुत सारे घाट हुआ करते थे। लोग पहले नदी में नहाने जाते थे। नदी में 12 महीने पानी होने के कारण मुंगेली में पानी का भी स्रोत बढ़िया था और रेत भी खूब आती थी। अब जगह जगह स्टॉप डैम बनने के कारण रेत आना बंद हो गया। सामाजिक संस्था स्टार फॉर टुमारो ने नदी को बचाने की पहल की। जिला प्रशासन के सहयोग से साफ सफाई भी की, लेकिन जनता का सहयोग न मिलने से कामयाबी नहीं मिली। उस समय 2018 के जो जल संसाधन सचिव थे माननीय सोनमणि बोरा जी, उनको रिपोर्ट सौंपी थी और बाद में हमने जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ 18 दिन का एक अभियान भी शुरू किया था, आगर बचाओ अभियान, जिसके लिए लोगों की सहभागिता भी प्राप्त हुई। लेकिन धीरे धीरे लोगों की जन समुदाय की सहभागिता नहीं मिल पाने की वजह से वो ठंडे बस्ते में चली गई। विस्तार न्यूज़ ने आगर नदी की दुर्दशा को लेकर जिम्मेदारों से बात की। नगर पालिका अध्यक्ष और जिले के कलेक्टर ने आगर की दशा सुधारने की दिशा में कदम उठाने का भरोसा दिलाया। रिसाइकलिंग की भी व्यवस्था किए थे कि एक जो है कचरा जो है अलग हो जाए और जो पानी जो है बचा हुआ पानी जो है रिसाइकलिंग होकर साफ होकर के नदी में चला जाए। ये हमारी पूर्व की योजना थी। आगर नदी को बचाने का काम जिला प्रशासन का तो वही है, उसके साथ मैं मानता हूँ समुदाय को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। इस बरसात के बाद हम इसका अवलोकन करेंगे रिवर का क्या कंडीशन है और उसके बाद अगले विंटर में हम इसके लिए कार्य योजना बना के काम करेंगे, ऐसा हमने डिसाइड किया है। ये बात उतनी ही सही है कि जिला प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो आगर के अस्तित्व को बचाने के लिए कदम उठाएं, क्योंकि अब वक्त निकल चुका है। जिम्मेदारी नहीं समझी तो आगर नदी सिर्फ एक किस्सा बनकर रह जाएगी। विस्तार न्यूज़ की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि जो आप अपने घर से निकलने वाले कूड़े करकट और जो गंदगी इस नदियों पे फेंक देते हैं, उसे ना फेंककर इस नदी को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। विस्तार न्यूज़ के लिए मुंगेली से मोहम्मद अलीम। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दों को सिस्टम के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की और हमारी न केवल कोशिश है बल्कि मकसद भी आपकी बातों को जिम्मेदारों तक पहुंचाना है। आगे भी ये कोशिश और मुहिम जारी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।